सबसे पहले समझते हैं कि एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम एक प्रकार का बायो कैटेलिस्ट है। बायो कैटेलिस्ट मीन्स जैव उत्प्रेरक, जो किसी भी शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है। यानी जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होती है, यदि वो एंजाइम की हेल्प के बिना होगी तो उसको होने में बहुत टाइम लगेगा और एनर्जी की ज़्यादा खपत होगी, यानी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। लेकिन वहीं अगर एंजाइम की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो बहुत कम समय में और बहुत आसानी से हो जाएगी और उसमें ज़्यादा ऊर्जा की खपत नहीं होगी। तो हम एंजाइम की परिभाषा क्या बोल सकते हैं? वे बायो कैटलिस्ट यानी कि जैव उत्प्रेरक जो शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शंस की गति को बढ़ा देते हैं या उनकी गति में तेजी लाते हैं, वे एंजाइम कहलाते हैं। अब एंजाइम की विशेषता देखते हैं। एंजाइम की सबसे पहली विशेषता है कि ये प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं। मतलब हर एंजाइम प्रोटीन हो ये जरूरी नहीं है, इसके कोई अपवाद भी हैं। सेकंड इसकी विशेषता होती है एंजाइम की कि ये गति को बढ़ाते हैं। ये गति बढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में पहले ही बताया कि ये किसी भी बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस में बहुत तेजी लाते हैं, तो ये गति को बढ़ाते हैं। इसकी थर्ड जो विशेषता होगी, इसकी थर्ड विशेषता होगी विशेष आकृति यानी स्पेशल स्ट्रक्चर। विशेष आकृति का मतलब है कि यह 3D शेप में होती है। 3D शेप में मतलब यहाँ एंजाइम कुल मिला के प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन की आकृति कैसी होती है? 3D शेप में होती है। तो जो भी एंजाइम होगा उसकी आकृति क्रिस्टल आकार की और 3D शेप में होगी, तो यह एक विशेष आकृति में होती है। इसकी लास्ट विशेषता है एंजाइम की कि यहाँ पुनः यूज होते हैं। पुनः यूज यानी इन्हें रीयूज किया जा सकता है। इन्हें रीयूज क्यों किया जा सकता है? तो देखिए, इन्हें रीयूज इसीलिए किया जा सकता है कि कोई भी एंजाइम होगा वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, लेकिन कभी भी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी चाहिए, तो मैं पानी किसी से मंगवा रही हूँ, मैं खुद जाके ले नहीं रही हूँ। तो एग्जैक्टली एंजाइम भी वही काम करता है कि वो चीजें करवाता है, ना कि वहाँ खुद इंटर होके वो चीजें करता है, इसीलिए वह रीयूज होता है। तो इसकी 4 विशेषता है। ये ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं, कुछ इसके अपवाद भी हैं जो आगे पढ़ेंगे, और ये गति बढ़ाते हैं यानी केमिकल रिएक्शन को ये बहुत तेज करते हैं। ये विशेष आकृति यानी 3D आकृति के होते हैं और ये रीयूज होते हैं। अब आगे देखते हैं एंजाइम की हिस्ट्री कि एंजाइम की खोज कैसे हुई, एंजाइम का नामकरण कैसे हुआ। सबसे पहले एंजाइम की खोज की एडवर्ड बुकनर नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने सबसे पहले एंजाइम काय में खोजा? ईस्ट में, और उस एंजाइम का नाम था जाइमेज एंजाइम। क्या नाम था उसका? जाइमेज एंजाइम। तो सबसे पहले एंजाइम की खोज की एडवर्ड बुकनर ने, और वो खोज थी ईस्ट में। तो ईस्ट में उस एंजाइम का नाम था जाइमेज एंजाइम। उसके बाद ये एंजाइम नाम कैसे पड़ा? इन्होंने खोज तो कर ली थी कि ये कुछ मतलब केमिकल रिएक्शन को ये बढ़ा तो रहा है, लेकिन तब उन्होंने बुकनर ने नाम नहीं दिया कि ये इसको एंजाइम बोलेंगे, तो ये शब्द दिया पूने नामक वैज्ञानिक ने। और नीट में एंजाइम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। जैसे खोज की, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और शब्द दिया, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था समनर वैज्ञानिक। उन्होंने
यूरिएज यूरिएज नामक जो एंजाइम था, यूरेज नामक एंजाइम था, उसको सबसे पहली बार क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। तो देखिए एंजाइम की हिस्ट्री क्या है। खोज की एडवर्ड बुकनर ने। ईस्ट में सबसे पहला एंजाइम खोजा गया, उसका नाम था जाइमेज एंजाइम। शब्द दिया कून्हे नामक वैज्ञानिक ने। एक समनर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरेज नामक एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया। और ये क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने के बाद ही पता चला कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं वो हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में ही आते हैं, मतलब उनकी 3D शेप होगी और वो क्रिस्टल फॉर्म में होंगे। तो तभी हमको पता चला कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम का कि ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। यह बायो कैटलिस्ट होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है बायो कैटलिस्ट, आपकी परिभाषा में ही दिया हुआ है कि एंजाइम एक प्रकार के बायो कैटलिस्ट मतलब जैव उत्प्रेरक होते हैं। दूसरी परिभाषा है कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी, एंजाइम को 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के ताप पर हम नहीं तापित कर सकते, क्योंकि यह अपनी आकृति को मतलब अपनी आकृति को ये डिस्ट्रॉय कर देता है या अपनी आकृति से अपना रूप बदलने लगता है। और 40 डिग्री सेल्सियस ताप के बाद एंजाइम कोई काम नहीं करता, मतलब वो भंगुर अवस्था में आ जाता है, वो अपने फॉर्म में नहीं रह पाता। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि 40 डिग्री सेल्सियस के ताप के अंदर ही एंजाइम को हम तापित कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। इसका सबसे मेन काम तो यही है कि ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, इसीलिए एंजाइम का यूज होता है कि रिएक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है। और फोर और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है रीयूज एंड ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम को 40 डिग्री ताप के बाद गर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अपनी आकृति डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। और ये रीयूज होते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। एंजाइम जब अपनी क्रिया करता है तो कुछ ऐसे कारक है जो एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है पीएच, दूसरा कारक है तापमान, तीसरा कारक है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और फोर्थ कारक है इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब संदमक। तो हम इन कारकों को समझते हैं कि कैसे एंजाइम एक्टिविटी को ये प्रभावित करते हैं। अभी जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स में तापमान की बात कर रहे थे, जैसे कि एंजाइम को 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अधिक तापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, वो जिस कार्य के लिए है वो कार्य ही नहीं कर पाएगा।
तो 40, इसको मतलब हम अत्यधिक ताप में गर्म नहीं कर सकते। वैसे ही पीएच का है, हम ज्यादा पीएच नहीं बढ़ा सकते, एक एक सीमा तक ही पीएच बढ़ा सकते हैं। ये अत्यधिक पीएच बढ़ाने पर एंजाइम अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसको समझने के लिए आपको इतना तो समझ आ गया कि इसको प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से 4 हैं। पहला है पीएच, दूसरा है तापमान, तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और चौथा इनहिबिटर। तो पीएच और तापमान एक साथ मिलके काम करते हैं। जैसे अगर हमने पीएच ज्यादा बढ़ा दिए और तापमान ज्यादा बढ़ा दिए तो दोनों एंजाइम अपना कार्य पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर ज्यादा तापमान हो गया तो एंजाइम वही अपनी आकृति ही डिस्ट्रॉय कर पाएगा, कर देगा, और आगे वो क्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर पाएगा। वैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देखते हैं तो एंजाइम की संरचना इस प्रकार होती है। ये है एंजाइम, और ये जो भाग है ये एंजाइम का, ये जो खाली भाग है ये एंजाइम का एक्टिव साइड या सक्रिय स्थल कहा जाता है इसे। इस भाग को सक्रिय स्थल कहा जाता है। ये एंजाइम है, ये इसका सक्रिय स्थल है। अब यहाँ पर आके कोई सबस्ट्रैक्ट जुड़ता है। सबस्ट्रैक्ट मतलब कोई एंजाइम जुड़ता है। यहाँ पर आके कोई सबस्ट्रैक्ट जुड़ा, तो ये जो सबस्ट्रैक्ट मीन्स एंजाइम ही है, सबस्ट्रैक्ट जुड़ा तो ये बन गए ई, मतलब एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। अब इसके चार प्रोसेस होती है, 3 स्टेप प्रोसेस होती है, सॉरी 4 नहीं, 3 स्टेप प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस है कि सक्रिय स्थल से यानी एक्टिव साइट से आकर कोई सबस्ट्रैक्ट जुड़ता है। सक्रिय स्थल से आकर कोई सबस्ट्रैक्ट जुड़ा, उसके बाद ये जो सक्रिय स्थल है इसके आकृति में कोई परिवर्तन आता है। इसकी आकृति थोड़ी थोड़ी चेंज होती है क्योंकि ये बाहर से आया है और ये इससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आता है ताकि सबस्ट्रैक्ट अच्छे से जुड़ सके। अच्छे से जुड़ सके। उसके बाद जब सबस्ट्रैक्ट सक्रिय स्थल यानी एक्टिव साइड में अच्छे से जुड़ गया है, उसके बाद ये जो सक्रिय एंजाइम क्या करता है, अब एंजाइम ये जो सक्रिय स्थल है उसको जुड़ने के बाद ये इसमें से सक्रिय स्थल में जोड़ने के बाद ये सीधे प्रोडक्ट बना देता है सक्रिय स्थल के केमिकल बॉन्ड तोड़ के। एंजाइम क्या करता है, सक्रिय स्थल के जो केमिकल बॉन्ड है उसको तोड़ता है, केमिकल बॉन्ड ब्रेक करता है सक्रिय स्थल के, केमिकल बॉन्ड सक्रिय स्थल के ब्रेक करता है और उससे प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और जो ये सक्रिय स्थल है वो इस रिएक्शन में यूज नहीं होता, बाहर निकल जाता है।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंजाइम ऐसे तत्व हैं या एंजाइम ऐसी प्रकृति है जो सिर्फ अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, ना कि उसमें मिलके उसका प्रोडक्ट बनाने में है, सिर्फ हेल्प करते हैं, उसके साथ मिलके कार्य नहीं करते। तो वैसे ये जो ये सक्रिय स्थल, जब सक्रिय स्थल से आके ये सबस्ट्रेक्ट जुड़ा, तो ये एंजाइम ने ये सबस्ट्रेक्ट के केमिकल बॉन्ड को तोड़ के प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया, और ये जो सबस्ट्रेक्ट है वो बाहर निकल गया, क्योंकि सबस्ट्रेक्ट एक प्रकार का एंजाइम है, उसको क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है ये प्रक्रिया में। तो इसके आगे क्या होता है, जब ये ई और एस मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद एस निकल जाता है, तो ई और पी यानी कि प्रोडक्ट बन जाता है, और उसके बाद एंजाइम सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक नया प्रोडक्ट बनता है एक सबस्ट्रेक्ट की मदद से। यही यही तीसरी सबस्ट्रेक्ट कंसंट्रेशन प्रक्रिया होती है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, ये जो एंजाइम है ये एंजाइम है, इसमें एक सबस्ट्रेक्ट जुड़ना चाहता है, उसके साथ ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो ये भी वहां जुड़ना चाहता है। तो ये जो सबस्ट्रेक्ट है वो आके सक्रिय स्थल में जुड़ेगा, एक्टिव साइड में जुड़ेगा। तो ये इसकी प्रकृति ही थोड़ा कंपटीशन करने वाली है, तो ये भी वही जुड़ना चाहता है। ऐसा नहीं कि ये अलग यहाँ जुड़ जाए, कहीं यहाँ जुड़ जाए, नहीं, जहाँ सबस्ट्रेक्ट जुड़ना चाहता है वही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जुड़ना चाहता है, और ये पूरी मतलब प्रक्रिया की दर को ही बदलना चाहता है, तो इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो यही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है कि जहां सबस्ट्रेक्ट जुड़ रहा है वहीं जुड़ना चाहता है, बस। इसके बाद है एंजाइम क्लासिफिकेशन। अब एंजाइम क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंजाइम क्लासिफिकेशन होता है 6 टाइप का। इसमें जो अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम हैं उनको बांटा गया है, तो उनको एक कहना चाहिए प्रॉपर वे में बांटा गया है, कि जैसे फर्स्ट नंबर पे वही एंजाइम आएगा, सेकंड पे वही आएगा, थर्ड पे वही आएगा, ऐसे 6 हैं। और इनके जो क्या कहना चाहिए, इनके जो सीरियल नंबर है वो चेंज नहीं होंगे। तो जैसे एंजाइम क्लासिफिकेशन में 6 टाइप होते हैं। पहला टाइप है ऑक्सीडीरेक्टेज, ऑक्सी रिडक्टे क्या टेजिस, ऑक्सीडीरेक्टेजिस। और सेकंड में आएगा ट्रांसफरेजिस, थर्ड में आएगा हाइड्रोलाइसिस, फोर्थ में आएगा लाइसेस, फिफ्थ में आएगा आइसोमरेसिस, और लास्ट है 6, इसमें आएगा लाइगेजेस।
तो ये जो 6 हैं एंजाइम के क्लासिफिकेशन, इनका फॉर्म यही रहेगा, फर्स्ट में यही आएगा, सेकंड में यही आएगा, थर्ड में यही आएगा, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं। तो ये कौन से एंजाइम होते हैं, मतलब कुल मिला के क्लासिफिकेशन ऐसा किया गया है कि एंजाइम की जो कैटेगरी है उनको बांट दिया गया है कि इस कैटेगरी में इसी प्रकार के एंजाइम आएंगे, इस कैटेगरी में उस प्रकार के एंजाइम आएंगे, ये कुल मिला के कैटेगरी है। तो ऑक्सीडी रिडक्टेजेस में ऐसे एंजाइम आएंगे जो रिडक्शन करते हैं और जो अपचयन करते हैं, वो एंजाइम यहाँ आएंगे। ट्रांसफरेजेस में ऐसे एंजाइम आते हैं जो एक केमिकल ग्रुप है उसी का ट्रांसफर कर देते हैं। केमिकल ग्रुप जैसे फॉस्फेट एक काइनेजेस एंजाइम होता है जो फॉस्फेट ग्रुप का ही ट्रांसफर कर देता है। तो उसमें जैसे इसमें काइनेज एंजाइम आएगा। हाइड्रोलाइसिस में कौन से एंजाइम आते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल की हेल्प से किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं। हाइड्रोलाइसिस में ऐसे एंजाइम आते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से कोई केमिकल बॉन्ड को तोड़ते हैं। लाइसिस में ऐसे एंजाइम आते हैं जो बिना वाटर के मॉलिक्यूल की हेल्प से, मतलब यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल की हेल्प के बिना ये बॉन्ड को तोड़ते हैं। पहला देखते हैं, सबसे पहले में ऐसे एंजाइम आएंगे जो रिडक्शन करेंगे और जो अपचयन करेंगे। दूसरे में आएंगे ट्रांसफरेजेस में जो केमिकल ग्रुप का ही ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरे में आएंगे हाइड्रोलाइसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से केमिकल बॉन्ड तोड़ते हैं। लाइसिस में आएंगे बिना वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से बॉन्ड तोड़ते हैं। आइसोमरेसिस को जानने के पहले आइसोमर्स क्या होते हैं हमको ये पता होना चाहिए। आइसोमर्स होते हैं, जैसे कि आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखा है, तो ग्लूकोज का भी सूत्र वही होता है और फ्रक्टोज का सूत्र भी वही होता है, C6H12O6। दोनों के सूत्र, फ्रक्टोज का भी सूत्र यही है और ग्लूकोज का भी सूत्र यही, लेकिन इनकी संरचना में अंतर होता है। तो जैसे समान सूत्र वाले किंतु संरचना स्ट्रक्चर में अंतर होता है, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। तो आइसोमरेजेस क्या होते हैं, ये आपस में ही खुद को चेंज करते हैं। जैसे अगर कहीं कोई अभिक्रिया में ग्लूकोज होगा और वहीं फ्रक्टोज होगा, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज को चेंज कर देगा, फ्रक्टोज ग्लूकोज को चेंज कर देगा। वो आइसोमरेजेस एंजाइम का टाइप है ना। लाइगेजेस होता है, लाइगेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए को जोड़ने में। जब डीएनए की प्रतिकृति होती है, रेप्लिकेशन होता है, तो जो 5 डेज 3 डेज के उससे ये लाइगेजेस एंजाइम की हेल्प से ही जुड़ते हैं डीएनए, और इसमें एटीपी मतलब ऊर्जा की खपत होती है, मतलब एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इस प्रकार था ये पूरा एंजाइम। इसी के साथ यहाँ एंजाइम खत्म होता है। आई होप कि आप सबको पसंद आया हो।